कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने आईआईटी के बारे में सुना है, आईआईएम्स के बारे में सुना है, एम्स के बारे में सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में भी सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आप लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाएगा, बल्कि यह इंस्टीट्यूशन जहाँ से चलाया जाता है उस बिल्डिंग के बारे में भी बताया जाएगा और इस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई जाएगी। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जिस बिल्डिंग में चलाया जाता है उसका इतिहास क्या है, क्योंकि इसका इतिहास काफ़ी रोमांचक है। और क्योंकि इस बिल्डिंग का निर्माण जो किया गया था वो लगभग आज से 140 वर्ष पहले किया गया था, यानी कि 1884-85 के टाइम में किया गया था। और उस वक्त जो भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी। और ये जो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से के हाथ से निकलकर यह जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुकी थी। और लॉर्ड डफरिन जो थे वो गवर्नर जनरल थे यहाँ के। लॉर्ड डफरिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही शौकीन टाइप के आदमी थे। और भारत आने से पहले वो कनाडा में थे, और कनाडा उस वक्त उतना अमीर देश नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे वो अपने शौक़ को काफ़ी दबा कर रखा हुआ था उन्होंने। लेकिन जब वो इन हिंदुस्तान आते हैं फिर उन्होंने यहाँ पे एक अपने लिए एक बहुत ही भव्य एक बिल्डिंग का निर्माण की एक शुरुआत की थी। क्योंकि शिमला के बारे में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे मतलब इस बिल्डिंग के बारे में बताने से पहले शिमला के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि शिमला का जो पूरा इतिहास है वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन के रूप में ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है। और इसका बहुत ही, और उस हिस्ट्री का जो मतलब जब उसकी परत दर परत आप उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसके बारे में एक अलग वीडियो में बातें करूँगी। लेकिन क्योंकि आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं तो हम इस बिल्डिंग और इस इंस्टीट्यूशन के बारे तक ही सीमित रहेंगे। तो क्योंकि शिमला जो था वो ब्रिटिश शासन में एक ब्रिटिश राज का समर कैपिटल हुआ करता था। तो जो भी गर्मी का जो टाइम होता था, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, जो सितंबर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड था, उस दौरान ब्रिटिश शासन जो था वो शिमला से ही चलता था। हालांकि और उसके बाद जब जो गर्मी का टाइम था उस दौरान पहले कलकत्ता से चलता था, फिर 1911 में वो दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया था। तो एक मतलब साल का लगभग 6-7 महीने का जो टाइम पीरियड था वो शिमला ही कैपिटल हुआ करता था। तो लॉर्ड डफरिन यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने अपने लिए एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण करने का एक आदेश दिया और फिर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। हालांकि जब तक इस बिल्डिंग को तैयार किया गया तब तक लॉर्ड डफरिन का ट्रांसफ़र हो गया और वो सिर्फ 2 महीने ही इस बिल्डिंग में रह पाए थे। तो अब इस बिल्डिंग की खासियत क्या है? इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो एक गोथिक आर्किटेक्ट जो है, मतलब एक यूरोपियन आर्किटेक्ट है, गोथिक आर्किटेक्ट, उसमें बनाया गया है। और शिमला की अधिकांश बिल्डिंग्स जो आप देखें, शिमला ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो ब्रिटिश के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई गई हैं वो लगभग इसी आर्किटेक्ट शैली को इसमें अपनाया गया है। इसके बाद ये जो पहली बिल्डिंग थी, शिमला की पहली बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आया था। और इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से आया था, तो ब्रिटेन से एक जनरेटर यहाँ पे लाया गया था। उस जनरेटर के माध्यम से यहाँ पे इस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद शिमला है वो, क्योंकि वो 7 हिल्स के ऊपर बसा हुआ, तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरा का पूरा एरिया लगभग 350 से भी ज़्यादा एकड़ में उस वक्त वो फैला हुआ था। तो ये पूरा एक हिल के ऊपर पूरा ये बिल्डिंग मतलब बनाया गया था। और ये क्योंकि हिल के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे पानी की समस्या हमेशा ही रही थी, तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी। जब भी बारिश होता था तो टैंक बनाया गया था, उसमें पानी स्टोर होता था, फिर उसी का इस्तेमाल बाकी के कामों के लिए किया जाता था। इसके बाद इस बिल्डिंग की एक और खासियत थी, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बर्मा टीक का इस्तेमाल किया गया, जिसकी पूरी इंटीरियर को आप देखेंगे तो बहुत, क्योंकि अंदर में वीडियो बनाने की मनाही थी, तो अंदर का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जो एक्सटीरियर आप देख रहे हैं तो बर्मा टीक का इस्तेमाल किया गया। तो लकड़ी की वजह से का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें आग लगने की संभावना भी प्रबल थी। तो इस बिल्डिंग के छत के ऊपर 5 टैंक बनाए गए थे और उस टैंक को नालियों के जरिए से कनेक्ट किया गया था। और हर नाली में 1-1 मीटर के ऊपर एक
मतलब वहाँ पे एक फव्वारे टाइप का मतलब स्प्रिंकलर जोड़ा गया था और उसको वैक्स से उसको कोट कर दिया गया था कि अगर कभी भी आग लगने की स्थिति होती है तो वो जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैक्स पिघल जाएगा और फिर वो उससे पानी निकलने लगेगा और इस तरीके से आग को बुझाया जा सकता है। हालांकि आज तक कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि इसका इस्तेमाल हो, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक रहा। और यह बिल्डिंग जो ओरिजिनली जिस तरीके से बनी थी आज भी वो उसी फॉर्म में वो अवेलेबल है। यह बिल्डिंग यहाँ का एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक डिसीजन भी लिए गए थे। एक तो जैसा कि जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि ब्रिटिश शिमला जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का समर कैपिटल था, तो ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था जो कि ब्रिटिश के अंदर जो कॉलोनी थी, तो यहाँ से सारी कॉलोनी के ऊपर यहाँ से गवर्न किया जाता था। इसका एक इम्पॉर्टेंस ये है। और दूसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि जब 1985 के बाद जब आज़ादी के एक मतलब ये हुआ कि अब आज़ादी मिलेगी और ब्रिटिश एक तरीके से भारत को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए, तो बहुत सारे वार्ता हुए और जिसमें से 2 वार्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि इसी बिल्डिंग में किया गया था क्योंकि वाइसराय लॉज था। ये पहला जो था वो शिमला कॉन्फ्रेंस था और इसमें जब कैबिनेट मिशन इंडिया आई थी जो कि यह डिसीजन लेना था कि किस तरीके से भारत को आज़ाद किया जा सके, तो जो कैबिनेट मिशन आई थी वो शिमला ही आई थी और यहीं पे वो सारे जो भी हिंदुस्तान के बाकी जो उस वक्त के बड़े बड़े नेता थे उनके साथ उनकी पूरी कॉन्फ्रेंस हुआ था और जो भारत का जो आने वाला भविष्य की रूपरेखा किस तरीके से हो सकती है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। और अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसमें जिसमें कि मुस्लिम लीग भी शामिल थी, तो वो पूरी वार्ता भी वो पूरा डिसीजन भी यहीं पे लिया गया था। उसके बाद जब पार्टीशन की बात हुई, जब ये हो गया कि लॉर्ड वेवल जब यहाँ पे वाइस गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने एक कोशिश की कि किसी तरीके से भारत के विभाजन को रोका जा सके, तो उस कोशिश के लिए जो भी मीटिंग चलाई गई थी वो भी यहीं पे चलाई गई थी, यहीं पे हुई थी। और उसके बाद जब वो कोशिश फेल हो गई तो फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ कि अब तो पार्टीशन होना ही है, तो भारत का विभाजन किस तरीके से हो सकता है, उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो सारे डिस्कशन भी इसी वाइस रीगल लॉज में किया गया था। और उसके बाद हालांकि जो पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन हुआ था वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया गया था, लेकिन उससे जुड़ी हुई जितनी भी बैठकें थी वो यहीं पे की गई थी। तो ये इसका एक ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस है वाइस रीगल लॉज का। आज़ादी के बाद इस बिल्डिंग का नाम बदलकर वाइस रीगल लॉज से बदलकर राष्ट्रपति निवास कर दिया गया और इसे जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं उनका समर रेजिडेंस के रूप में इसको विकसित किया गया। लेकिन और इसी तरीके से 10 साल तक यह राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का समर निवास रेजिडेंस ये हुआ करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में। लेकिन जब डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने तो उन्हें ये बड़ा मतलब बेवकूफ़ी वाली बात लगी कि पूरे साल में 10 से 15 दिन के लिए राष्ट्रपति यहाँ पे शिमला आते हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, उसका इस्तेमाल मतलब एक फालतू पड़ा हुआ रहता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कुछ अच्छे काम के लिए किया जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया और फिर उस पर आगे चलकर भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का की नींव तब राधा कृष्णन के सुझाव पे की गई थी और राधा कृष्णन ने इनका इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया था। अब ये इंस्टीट्यूट है क्या और यहाँ पे कौन आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे कोई मतलब कि फॉर्म निकलता है, आप एग्ज़ाम दोगे और आके आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, जहाँ पे आके क्लासेस करोगे और प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ना तो कोई रेगुलर क्लासेस होती हैं, ना यहाँ पे कोई रेगुलर फैकल्टीज़ हैं जो कि बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि जब आप पीएचडी कोई भी विद्यार्थी जब पीएचडी अपना कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो उसको यहाँ पे पढ़ने मतलब यहाँ पे आकर अब उसका अगला जो आगे अगर वो कुछ रिसर्च करना चाहता है तो वो यहाँ आके कर सकता है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, जैसे कि वो जो भी इंस्टीट्यूट जब निकालती है कि मतलब उनको किस तरीके का रिसर्च करना है, तो आप अपना मतलब कि विद्यार्थी जो भी जिनको करना होता है, जो प्रतिभागी होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर उनका प्रपोजल पास हो जाता है तो 2 साल के लिए उन्हें फेलोशिप दी जाती है और जब भी उन्हें फेलोशिप दी जाती है तो उनके रहने का भी अरेंजमेंट इसी इंस्टीट्यूट के पास में ही मतलब 10-15 मिनट के वॉक पे रखा गया है। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक बहुत ही एक रिच लाइब्रेरी है, मतलब वहाँ पे करीब लाखों की संख्या में किताबें हैं। वहाँ पे जो भी मतलब स्कॉलर सेलेक्ट होते हैं
वो यहाँ पे आते हैं और उन किताबों के माध्यम से अपना रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो भी एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक प्रोसीजर है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है, फिर इंस्टीट्यूशन ही उस रिसर्च वर्क को पब्लिश करता है। इसके साथ ही एनुअली यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स करवाए जाते हैं जो कि एडवांस रिसर्च से ही जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे किस सब्जेक्ट का, अगर आपको आपने पीएचडी कर ली है तो आप यहाँ कैसे, मतलब किस सब्जेक्ट में अपने पीएचडी किया, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जैसा कि देखने से मुझे भी पहले ये लगता था कि ये शायद साइंस का इंस्टीट्यूशन होगा, मगर ये साइंस का इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस सब्जेक्ट से के क्षेत्र का जो भी सब्जेक्ट है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, हिस्ट्री हो गया, तो ये सारे जो फिर ह्यूमन हिस्ट्री हो गया, जो भी ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस से जुड़ा हुआ जो भी सब्जेक्ट है, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे रिसर्च होता है सारा। तो अगर आपने पीएचडी कर ली है तो यहाँ पे आपको मतलब रिसर्च करने का मौका मिल सकता है और 2 साल का फेलोशिप भी इंस्टीट्यूट आपको दे सकती है। तो ये सारी बातें थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के बारे में। और जब मैं इस इंस्टीट्यूशन में गई तो यहाँ का एक अलग ही माहौल था, इतना खूबसूरत जगह, इतना शांत ये जगह। अभी इसका एक पोर्शन जो है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसका 3-4 कमरा जो है उसको एक म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप किया गया है और वो आम पब्लिक जाकर वहाँ पे देख सकती है। इसका अपना एक टिकट ले लीजिए और वहाँ पे आप जाके देखिए। और एक इंडो मतलब गाइडेड टूर भी होता है, जो जिसका अपना एक टाइमिंग है, 2 बजे का होता है, 4 बजे का होता है। तो ये उनका अपना अलग अलग टाइमिंग होता है, जहाँ पे मतलब इस इंस्टीट्यूट के ही गाइड आपको उस टाइम पे अगर आप जाते हैं टिकट लेके जाएंगे तो वो आपको पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। तो ये सारी बातें थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के बारे में, और साथ ही वाइस रीगल लॉज के बारे में, जिसे बाद में आज़ादी के बाद राष्ट्रपति निवास कहा गया, और अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। और अगले कुछ वीडियो में मैं शिमला के बारे में भी आपको बताऊंगी। शिमला का एक बहुत ही, हालांकि मैं बहुत पहले भी कई बार शिमला आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने शिमला को देखा और एक अलग ही मतलब जानकारी मुझे शिमला के बारे में मिली, तो वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे।